नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। रिपोर्ट एट 10 यानी रात 10 बजे और दिन की 10 बड़ी खबरें। रिपोर्ट एट 10 में बात होगी दिन की हर बड़ी खबर की, साथ ही होगी हर खबर की पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इन खबरों का असर। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और बात टॉप 10 बड़ी खबरों की। तो टॉप 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली हमारी खबर होगी, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी का नशा मुक्त प्रण, युवाओं से संवाद। क्या संवाद किया है और क्या इस खबर के मायने हैं, यह हम आपको बताएंगे। दूसरी हमारी खबर होगी झारखंड की, जहां पेपर लीक पर लड़ाई आर पार पर आई। क्या कुछ हो रहा है और छात्रों में किस तरह का गुस्सा नजर आ रहा है, यह हम आपको बताएंगे अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में। तीसरी हमारी अहम खबर होगी आईआईटी कानपुर की, E20 से इंजन खराब होने का जो दावा है वो गलत बताया गया है। क्या कुछ इसके साइंटिफिक रीजन है, यह हम आपको बताएंगे। चौथी हमारी खबर होगी वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार ऊंचाइयां छूती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ हो रहा है, क्या आंकड़े बता रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। पांचवी और अहम खबर होगी आफत वाला मॉनसून, पहाड़ से मैदान तक हाल बेहाल। क्या कुछ हो रहा है मौसम को लेकर, किस तरह से उसने करवट ली और क्या वहां पर जो जमीनी हकीकत है वो कहती हुई नजर आ रही है, ये सब कुछ बताएंगे। छठी हमारी खबर होगी फिर सवालों में पाकिस्तान की मुनीर वाली सेना, आखिर क्यों और इसका क्या एंगल नजर आता है और इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या कुछ नजर आता है, क्या कुछ अभी वहां पर चल रहा है, सब हम आपको बताएंगे। सातवीं खबर होगी स्पेन में अवैध शरणार्थी, कैसे होगा समाधान। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त यूरोप में और उसकी वजह से स्पेन पर कितने अभी जो हालात हैं वो बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आठवीं खबर होगी नेपाल में फिर सुलगी चिंगारी, कहीं आग ना बन जाए। क्या कुछ हो रहा है और क्यों इस तरह की स्थितियां वहां पर पनपी हुई हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। अगली खबर, नवीं खबर हमारी होगी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का गोल्डन गदर, लगातार जो गोल्डन मेडल्स हैं वो किस तरह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ अभी जो खिलाड़ी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। और 10वीं हमारी खबर होगी तन्वी शर्मा, छोटी उम्र का बड़ा जो धमाल है वो क्या कुछ कह रहा है, वो हम आपको बताएंगे और तमाम इन अहम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और आइए अब नजर डालते हैं अपनी पहली खबर पर। और आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसके प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि उसकी युवा शक्ति होती है, क्योंकि आज का युवा ही कल के भारत की दिशा और दशा तय करता है। लेकिन यही युवा अगर नशे की गिरफ्त में आ जाए तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार, समाज और देश का भविष्य भी प्रभावित होता है। और इस बड़ी चिंता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जो आज के युवाओं को सही दिशा देने के साथ साथ उनकी दशा में भी बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत युवाओं से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। देश भर में युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने और उन्हें विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रव्यापी पहल के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं, स्वयं सेवकों, सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिभागियों से संवाद किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नशे के कुचक्र का जिक्र करते हुए कहा कि नशा युवाओं के सपनों को तोड़ता है, परिवार बर्बाद करता है और उसके बाद खतरा देश पर भी मंडराने लगता है। जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। नशे के खिलाफ माई भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान को अगले 100 सप्ताह तक चलाए जाने का आग्रह प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने संत समाज और अन्य संगठनों से अपील की कि आने वाले 100 रविवार नशे के खिलाफ जागरूकता और जन अभियान चलाएं। आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक
लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने नशे के खतरों, उनसे बचने के संकल्प और उपायों पर चर्चा की। जो युवा नशे के शिकार हो चुके हैं, उन्हें वापस राह पर लाने के लिए भी उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश केवल नशे के विरुद्ध जन अभियान भर नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एक सामूहिक आह्वान भी है। सरकार, समाज और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता से ही नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब यह जिम्मेदारी हम सभी की है कि युवाओं को नशे से दूर रखा जाए और उन्हें राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। छात्रों के सब्र का ऐसा भी इम्तिहान नहीं होना चाहिए कि उनके हाथों में किताबों की जगह विरोध की मशाल आ जाए। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे गड़बड़ी को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक और तमाम मुद्दों की सीबीआई जांच हो। हालांकि राज्य सरकार छात्रों के मुद्दे पर मुक्त दर्शक बनी हुई है। ऐसे में विरोधी पार्टी भाजपा छात्रों के समर्थन में उतर आई है। भाजपा ने छात्र हित में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। झारखंड में मानसून ने भले ही मौसम को सुहाना कर दिया हो, लेकिन आक्रोशित छात्रों के प्रदर्शन ने राज्य के राजनीतिक पारे को काफी बढ़ा दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी से गुस्साए छात्र हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि झारखंड में सरकारी नौकरियां बेची जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं की मेधा और परिश्रम की अनदेखी हो रही है। पहले तो पेपर लीक होता था, लेकिन इस बार OMR लीक हो गया है, जो कि OMR एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है और बिना अध्यक्ष के सिग्नेचर का निकलता नहीं है। राजधानी रांची से शुरू हुआ ये छात्र आंदोलन अब राज्य के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। लिहाजा राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा छात्रों के समर्थन में आन खड़ी हुई है और राज्य के कई स्थानों पर प्रदर्शन भी कर रही है। सीआईडी जांच लीपापोती कर रही है और इसलिए हमने कहा कि भाई सीबीआई से जांच करानी चाहिए पूरे मामले। इस छात्र आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद छात्र शांतिपूर्ण माहौल बनाए हुए हैं। परीक्षा एजेंसियों में परिवारवाद के भी आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शनकारी मुखर हैं। राज्य सरकार की अनदेखी से परेशान होकर शनिवार को एक छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगे टावर पर चढ़ गया। हालांकि अन्य छात्रों और परिवार के सदस्यों के मनाने पर वो नीचे उतर आया। 6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जाहिर है इस मुद्दे को लेकर सदन के भीतर भी घमासान होने वाला है। अक्सर अपने सियासी उठापटक को लेकर चर्चाओं में रहने वाले झारखंड में इस बार सवाल युवाओं के भविष्य का है। ऐसे में देखना यह होगा कि झारखंड सरकार इस सुलगते हुए मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। क्या आपको भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते वक्त यह डर सताता है कि 20% इथेनॉल वाला E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी का इंजन न बैठा दे? ऐसे तमाम दावे इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे वाहन चालकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने इस भ्रम पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर चलाई जा रही गाड़ियों को लेकर फैलाई जा रही तमाम अफवाहों और दावों को IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने सिरे से खारिज कर दिया है। कानपुर IIT की प्रसिद्ध इंजन रिसर्च लैब के एक प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ने अपनी हालिया रिसर्च में यह साफ कर दिया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों का इंजन या फ्यूल पंप बिल्कुल खराब नहीं होता है। वैज्ञानिकों का ये दावा उन तमाम आशंकाओं पर एक बड़ा विराम लगाता है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि एथेनॉल युक्त ईंधन वाहनों की सेहत के लिए हानिकारक है। 20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं है। सो E20 तक हम लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं। IIT कानपुर के इस शोध के मुताबिक देश में मौजूद BS4 और BS6 मानकों वाले तमाम वाहन E20 पेट्रोल के इस्तेमाल के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ईंधन से न तो इंजन की उम्र कम होती है और न ही इसके पार्ट्स को कोई नुकसान पहुंचता है। हाँ, माइलेज को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि माइलेज का घटना या बढ़ना सिर्फ ईंधन पर नहीं, बल्कि कई अन्य तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं पर भी निर्भर करता है। यानी अगर आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है तो इसकी वजह एथेनॉल नहीं बल्कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स या मेंटेनेंस भी हो सकती है। साफ है, IIT कानपुर की इस रिसर्च ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर फैल रही अफवाहों की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। यह पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम तो है ही, लेकिन वैज्ञानिकों के मुहर लगने के बाद अब लोग बिना डर के अपनी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ा सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। पहली तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7% के आसपास रहने का अनुमान है।
अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत रफ्तार बनाए रखने में सफल रहेगी। पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 7% रह सकती है। एसबीआई रिसर्च की नई रिपोर्ट के अनुसार बेहतर होते आर्थिक हालात के बीच वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रह सकती है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पिछली 3 मौद्रिक नीति समीक्षाओं में पश्चिम एशिया में संघर्ष की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था। एसबीआई की रिसर्च के मुताबिक अब हालात बदल चुके हैं और पहली तिमाही की वृद्धि दर अनुमान से कहीं बेहतर रह सकती है। दूसरी ओर अप्रैल 2026 तक आयातित महंगाई नियंत्रित रही क्योंकि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया कि सीपीआई आधारित महंगाई की दिशा अगले 2 तिमाहियों में 5% से ज्यादा रह सकती है। हालांकि पहली तिमाही में महंगाई दर 3.9% रही। पूरे वित्त वर्ष 27 के लिए महंगाई का अनुमान फिलहाल 5% है, जो आरबीआई के निर्धारित लक्ष्य दायरे के भीतर है। जून में धीमी शुरुआत और 40% वर्षा की कमी के बावजूद जुलाई में हुई अच्छी बारिश से देश भर में कुल वर्षा की कमी घटकर लगभग 13% रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ खाद्यान्न उत्पादक राज्यों को छोड़कर जुलाई में लगभग सभी राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। जुलाई खरीफ बुआई का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। लिहाजा रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दूसरे चरण के दौरान देश में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। कुल मिलाकर पहली तिमाही में 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट से साफ है कि भविष्य में भी देश के विकास की रफ्तार मजबूत बनी रहेगी। कई राज्यों में मानसून आफत बन के बरस रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक कहीं सड़कें बंद हैं तो कहीं नदियां और नालियां उफान पर हैं। हालांकि प्रशासन राहत बचाव कार्य में जी जान से जुटा हुआ है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कैसे मौसम आफत बन के बरस रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। राज्य में 100 से ज्यादा सड़कें बंद है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश के बाद हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लगातार बारिश से नदियों, गाड़ गदेरों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केदारनाथ धाम में भी मौसम खराब बना हुआ है। घने कोहरे और बारिश के चलते यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गुजरात में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सौराष्ट्र क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। 7 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 1,78,000 लोग प्रभावित हैं, जबकि 349 गांवों में बाढ़ का असर बना हुआ है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में खतरा बरकरार है। प्रशासन निचले इलाकों की लगातार निगरानी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में भी भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग की तरफ से कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया भर में अपनी किरकिरी कराने के बाद भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अब बलूच नागरिकों पर हो रहे अत्याचार की एक रिपोर्ट सामने आई है। आखिर क्या है उस रिपोर्ट में, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। पीओके में निर्दोष कश्मीरियों पर मुनीर की सेना जिस तरह से अत्याचार ढा रही है, उसे दुनिया देख रही है। अब बलूच नागरिकों पर अत्याचार को लेकर आई रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ, उससे एक बार फिर पाकिस्तान की करतूतों पर से पर्दा उठ गया। मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसा रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था। भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग पांक ने बलूच नागरिकों के जबरन अपहरण के बाद लापता होने को लेकर चिंता जाहिर की है।
विभाग के मुताबिक आतंकवाद रोधी विभाग, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और सेना ने कई बलूच नागरिकों को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया है। पांक ने इन गायब लोगों के ठिकाने का तुरंत खुलासा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें अपने परिवारों से मिलने की सुविधा देने की मांग की है। संगठन ने जिम्मेदारी तय करने के लिए तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की भी मांग उठाई है। रिपोर्ट में बलूचिस्तान की मानवाधिकार परिषद ने जून 2026 में 77 हत्याओं और जबरन गायब किए जाने के 63 मामलों की जानकारी दी है। खैर, रिपोर्ट में जो भी सामने आया है, इसमें कितना सच है, फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि ये भी सच है कि पाकिस्तान की करतूत किसी से छिपी नहीं है। आतंकवाद का गढ़ माने जाने वाले पाकिस्तान में निर्दोषों पर भी खूब अत्याचार हो रहा है। अवैध प्रवासियों ने पूरे यूरोप को एक बार फिर सत्ते में ला दिया। घटना स्पेन की है, जहां हजारों की संख्या में अवैध रूप से घुसे लोगों ने स्पेन के लिए मानवीय और सुरक्षा का संकट पैदा कर दिया। स्यूटो शहर की डेमोग्राफी खतरे में पड़ गई। इस घटना ने 8 साल पहले की सीरिया संकट की यादों को फिर से ताजा कर दिया, जब भारी संख्या में कट्टरपंथी प्रवासी बनकर यूरोप में घुसने लगे थे। अवैध शरणार्थियों के आतंक को लेकर स्पेन इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अफ्रीका के उत्तर में स्थित एक स्पेनिश एन्क्लेव स्यूटा शहर में अचानक पड़ोसी देश मोरक्को से 60,000 अवैध प्रवासी घुस गए। इन लोगों ने समुद्र और जमीन के रास्ते से घुसपैठ की। लगभग 84,000 के कुल आबादी वाले इस शहर में अवैध प्रवासियों की संख्या आबादी की 70% से अधिक हो गई। सुरक्षा बलों ने कड़ी मशक्कत कर इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें 67 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे मालार्स्का ने कहा कि लगभग सभी लोग जा चुके हैं और इलाके में हालात सामान्य हो गए हैं। स्पेन के इस पूरे बवाल के लिए स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत व्याख्या और अफवाह को मुख्य वजह माना जा रहा है। बीते 8 जुलाई को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस मोरक्को नहीं भेजा जा सकता। उन्हें कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है। जमीन से फेंस पार करने वालों को तुरंत वापस भेजा जा सकता है। मानव तस्करों द्वारा फैलाई गई अफवाह के बाद भारी संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर स्यूटा पहुंचने लगे। स्यूटा मोरक्को के उत्तरी तट पर स्पेन के कंट्रोल वाला एक छोटा सा इलाका है। इससे सटे मेलिला एन्क्लेव में अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन का जमीनी बॉर्डर है। 1956 में आजादी मिलने के बाद से ही मोरक्को स्यूटा और मेलिला पर अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है। हालांकि स्पेन मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार करता रहा है। स्पेन के स्यूटा का यह घटनाक्रम केवल एक सीमाई चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ते अवैध प्रवासन, मानव तस्करी तथा सीमा सुरक्षा के सवालों को एक बार फिर खड़ा करता है। ऐसे में वैश्विक सहयोग, प्रभावी सीमा प्रबंधन, वैध तथा सुरक्षित वैध प्रवासन की आवश्यकता को एक बार फिर बल मिलता दिखाई पड़ सकता है। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा एक बार फिर से भड़क उठी है। सुनसरी जिले से शुरू हुई यह हिंसा अब कई जिलों तक फैल चुकी है। 3 लोगों की मौत की खबर है और कई जिलों में कर्फ्यू और सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। नेपाल एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस रहा है। भारत के बिहार राज्य से सटे सुनसरी जिले के देवानगंज से शुरू हुआ विवाद अब मधेश और काशी प्रांत के कई जिलों तक फैल चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा है। पुलिस को गोली चलानी पड़ी है और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल पूरा विवाद सुनसरी जिले की देवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके में 2 समुदायों में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ। ये मामला कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जब लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और धार्मिक झंडे दिखाने को लेकर झड़पें शुरू हुई। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिले बिहार की सीमा से सटे हुए हैं और व्यापारिक तरीके से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है ताकि नेपाल की आंच भारत तक ना पहुंचे। तो राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार जो भारत का परचम है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो तमाम मेडल्स हैं वो भारत की झोली में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इसकी इनसाइड स्टोरी है और कैसे भारत लगातार नए आयामों को स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है, कैसा ये पूरा सफर है, हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देगी मिरज, बरसों से जाती पड़ेगी मिरज, MDH की देगी मिरज, देगी मिरज का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिरज। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी स्मार्ट तो आप हैं, घर में दो दो लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। दो दो लक्ष्मी? एक घर में, एक वहाँ ऊपर। PM सूर्य घर। ओह, सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल जीरो जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी, सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रुपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा जीरो, हर घर सूर्य घर। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 7 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक अपने नाम किए हैं। इस शानदार अभियान के साथ भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजी प्रदर्शन भी दर्ज किया है। कैसा है कॉमनवेल्थ में भारत का प्रदर्शन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल हर एक मुकाबले को जीतने की जिद और हर एक पंच के साथ पदक को अपना बनाने की उम्मीद ने इस अभियान को अब तक का सबसे सफल अभियान बना दिया। मुक्कों की तपिश से ग्लासगो में भारतीय बॉक्सरों का गोल्डन पंच। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि क्यों उनकी अहमियत विश्व स्तर पर है। ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने अविश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगा दी। आंकड़ों की बात करें तो मुक्केबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते और 3 रजत पदक रहे। ये मुक्केबाजी में भारत का अब तक का सबसे सफल अभियान रहा। बॉक्सिंग में महिला खिलाड़ियों ने भी अपने पंच से पदक की बड़ी तस्वीर को तैयार किया। अरुंधति चौधरी से लेकर जैस्मिन लंबोरिया तक सफलता का रंग बेहद गाढ़ा रहा। इस सफलता की खास बात ये रही कि पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग कहानी और एक अलग संघर्ष रहा, लेकिन पोडियम फिनिश ने इन कहानियों के असल मकसद को भी साकार किया और राष्ट्रमंडल खेल से देश की झोली में कामयाबी की गाथा को भी लिखने का काम किया। मुक्केबाजी से आए ये नतीजे इस बात की ओर साफ इशारा करते हैं कि देश में खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है, लेकिन अब चुनौती और भी ज्यादा बड़ी रहने वाली है, क्योंकि अब एशियन गेम्स है जहां पर इनमें से कई मुक्केबाज एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जब इरादे पक्के हों तो उम्र सिर्फ नंबर बनकर रह जाती है, और इस बात को सच साबित कर दिया है भारतीय युवा बैडमिंटन सनसनी तन्वी शर्मा ने। जी हाँ, 17 साल की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन का खिताब अपने नाम कर यह साबित कर दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य बेहद सुरक्षित और चमकदार हाथों में है। भारत की युवा बैडमिंटन स्टार तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतकर नया इतिहास रच दिया। पंजाब की 17 वर्षीय खिलाड़ी ने रविवार को खेले गए फाइनल में वियतनाम की छठी वरीय थियू लिन गुयेन को 21-16, 21-16 से हराकर अपने करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। मुकाबला महज 36 मिनट तक चला। तन्वी ताइपे ओपन महिला एकल का खिताब जीतने वाली 2008 की चैंपियन साइना नेहवाल के बाद पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। यही नहीं, ये उनके करियर का पहला BWF सुपर 300 खिताब भी है। पिछले साल ये US ओपन सुपर 300 के फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन उप विजेता रह गई थी। इस जीत के साथ ही तन्वी ताइपे ओपन के इतिहास में किसी भी वर्ग की सबसे युवा चैंपियन बन गई हैं। 17 वर्ष और 222 दिन की उम्र में तन्वी ताइपे ओपन के इतिहास की सबसे युवा चैंपियन बनने के साथ साथ टूर्नामेंट की सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट भी रही।
उन्होंने दक्षिण कोरिया के दिग्गज ली योंग डे का रिकॉर्ड तोड़ा। अब ताइपे ओपन का खिताब जीतकर उन्होंने भारतीय बैडमिंटन के भविष्य की नई उम्मीद के रूप में अपनी पहचान और मजबूत कर ली। साइना नेहवाल के बाद इस देश को जिस ऐतिहासिक पल का बेसब्री से इंतजार था, उसे पंजाब की तन्वी शर्मा ने सच कर दिखाया है। ताइपे ओपन का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे युवा चैंपियन बन चुकी हैं। तो देखा आपने रिपोर्ट एट 10 में दिन भर की 10 बड़ी खबरें, जिसमें हर खबर अपने साथ एक संदेश छोड़ जाती है। कहीं युवा शक्ति को सही दिशा देने का संकल्प, कहीं व्यवस्था को आईना दिखाते सवाल, कहीं विज्ञान तथ्यों के साथ भ्रम को दूर करता दिखा, तो कहीं वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने अपनी आर्थिक मजबूती का भरोसा जगाया। प्रकृति ने भी अपनी ताकत का एहसास कराया। दुनिया की बदलती सियासत ने नए संकेत दिए और खेलों के मैदान से मिली स्वर्णिम सफलताओं ने यह विश्वास फिर मजबूत किया कि चुनौतियां चाहे जितनी बड़ी हो, हौसले उनसे हमेशा बड़े होते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आज के लिए रिपोर्ट एट 10 में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि डीडी न्यूज है भरोसा सच का। नमस्कार।